दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी गार्गी को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कीजिए एंड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गार्गी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में एक टीचर थी। यहाँ गार्गी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और बहुत ही जल्दी दोनों की फैमिली की मर्जी से इनकी शादी होने वाली है। गार्गी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और छोटी बहन अक्षरा है और गार्गी के पापा शांति अपार्टमेंट में वॉचमैन की जॉब करते हैं। खैर, अब स्कूल के लंच टाइम में जब गार्गी स्टाफ रूम में लंच कर रही होती है, तभी वो न्यूज में देखती है कि 9 महीने पहले चेन्नई में 9 साल की छोटी बच्ची का गैंग रेप हो गया था और पुलिस ने 4 आरोपी को ओडिशा के खुर्दा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था और आज इस केस से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये आरोपी उसी इलाके का था जिस इलाके की ये बच्ची थी। खैर, अब स्कूल खत्म होने के बाद गार्गी जब घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन घर पर नहीं है। ये देखकर गार्गी अपनी माँ से अपनी बहन के बारे में पूछती है तो माँ कहती है कि वो खेलने गई होगी गांधी पार्क। तब गार्गी अपनी माँ पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने मना किया था कि शाम को 5 बजे के बाद उसे बाहर ना भेजो। इसी बीच वहां पर गार्गी की छोटी बहन आ जाती है और गार्गी अपनी बहन पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसे कितनी बार बोला गया है कि 5 बजे के बाद उससे घर से बाहर नहीं जाना है। इतनी देर वो कहाँ थी? तब अक्षरा बताती है कि वो गांधी पार्क खेलकर वापस आ रही थी। तब रास्ते में बहुत सारे पुलिस वालों की वहां पे भीड़ थी, इसलिए आने में लेट हो गई। अब गांधी पार्क का नाम सुनकर गार्गी परेशान हो जाती है क्योंकि उसी गांधी पार्क के एरिया में उसके पापा वॉचमैन की जॉब करते हैं। तब वो तुरंत अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद गार्गी गांधी पार्क जाती है और एक लेडी कांस्टेबल से अपने पापा के बारे में पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के सभी वर्कर्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तब गार्गी उस लेडी कांस्टेबल से पूछती है कि उन्हें कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, पर वो लेडी कांस्टेबल उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद गार्गी अपने घर आ जाती है। अब गार्गी की माँ उससे उसके पापा के बारे में पूछती है, पर गार्गी इसके बारे में अपनी माँ से झूठ कहती है कि आज पापा नाइट शिफ्ट ड्यूटी करेंगे, इसलिए वो कल सुबह आएंगे। अब इसी बीच वहां पर गार्गी की दोस्त सैंड्रा आती है। दरअसल सैंड्रा के पापा भी उसी बिल्डिंग के वॉचमैन थे। तो सैंड्रा गार्गी को बताती है कि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया है। ये सुनकर गार्गी भी उसके साथ थाने जाने चल देती है, लेकिन वहां जाने से पहले गार्गी एक मेडिकल शॉप पर आकर अपने पापा के लिए डायबिटीज की दवा लेती है। जिसके बाद सैंड्रा और गार्गी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर सैंड्रा को अपने पापा मिल जाते हैं और सैंड्रा अपने पापा को लेकर चली जाती है, लेकिन गार्गी वहां नहीं होती। इसलिए गार्गी इंस्पेक्टर बेनेक्स से अपने पापा के बारे में पूछती है, जहां इंस्पेक्टर बेनेक्स गार्गी को बताते हैं कि उसके पापा को गैंग रेप के लिए अरेस्ट कर लिया गया है और ये वही केस होता है जो चेन्नई में 9 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया था और पांचवा आरोपी और कोई नहीं बल्कि गार्गी के पापा होते हैं। ये सुनकर तो गार्गी के होश उड़ जाते हैं और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि उसके पापा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही गार्गी अपने पापा से मिलने की जिद करती है। इस पर इंस्पेक्टर गार्गी से कहता है कि तुम उनसे नहीं मिल पाओगी क्योंकि उन्हें तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर गार्गी बहुत रोती है और बाहर आकर भानु प्रकाश नाम के एक लॉयर को कॉल करती है। दरअसल गार्गी के पापा भानु प्रकाश की फैमिली फ्रेंड थे। अब गार्गी भानु प्रकाश को सारी बातें बता देती है। तब भानु गार्गी से कहते हैं कि वो टेंशन ना ले, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब अगले दिन गार्गी न्यूज़पेपर में देखती है कि उसके पापा की फोटो के साथ वही खबर सारे न्यूज़पेपर में छप चुकी है कि उसके पापा एक गैंग रेप में मिले हुए थे और वो एक रेपिस्ट है। ये देखकर गार्गी वो न्यूज़पेपर छुपा देती है और फिर गार्गी भानु को कॉल करती है। तो भानु गार्गी को 11 बजे कोर्ट आने के लिए कहता है और साथ ही उसे मीडिया के नज़रों से दूर रहने के लिए भी कहता है। जिसके बाद गार्गी रेडी होकर कोर्ट जाने से पहले अपनी माँ और बहन को बाहर निकलने से मना करती है कि जब तक वो घर ना आए तब तक तुम घर के अंदर ही रहना। इसके बाद गार्गी कोर्ट के लिए बाहर निकल जाती है। तब वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले मौजूद थे, लेकिन गार्गी उन मीडिया वालों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है
अब कोर्ट पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग गार्गी के पापा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। और यहाँ पर गार्गी इंद्रांस नाम के एक आदमी से मिलती है। ये वही आदमी होता है जिसे पिछली रात गार्गी ने अपने पापा के लिए मेडिकल शॉप से मेडिसिन ली थी। इंद्रांस गार्गी को बताता है कि वो भानुप्रकाश के लिए काम करता है और उन्होंने उसे उसके पास भेजा है। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इंद्रांस एक लॉयर है और वो पार्ट टाइम के लिए उसी मेडिकल शॉप में काम करता है। अब इसी बीच जब गार्गी अपने पापा को हथकड़ी पहने हुए पुलिस कोर्ट से बाहर लाता हुआ देखती है, तभी गार्गी के पापा को वहां की पब्लिक चप्पल और पत्थरों से मारने लगी है और भीड़ में से एक आदमी आकर गार्गी के पापा के सर पर कांच की बोतल से वार करता है। ये देखकर गार्गी बहुत रोती है, जिसके बाद पुलिस गार्गी के पापा को पब्लिक से बचाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। खैर, अब इधर गार्गी भानु प्रकाश से मिलती है, जो गार्गी के पापा का केस लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक से भानु ये केस लड़ने से मना कर देते हैं। दरअसल उन्हें काउंसिल की तरफ से एक नोटिस आया होता है कि अब वो गार्गी के पापा का केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि गार्गी के पापा ने एक 9 साल की बेटी का रेप किया था। तब भानु गार्गी से कहता है कि वो ये केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन काउंसिल की तरफ से उन्हें नोटिस आने के बाद अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद इंद्रांस भानु से ये केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भानु साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर वो एक रेपिस्ट का केस लड़ेगा तो उससे उसकी बहुत बदनामी होगी। ये सुनकर गार्गी बहुत परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद इस इंद्रांस गार्गी के पास आकर उसे फ्री लीगल एड से जाने के लिए कहता है और इंद्रांस बताता है कि अगर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार उन्हें केस लड़ने के लिए फ्री में लॉयर देता है। ये सुनकर गार्गी वहां के कोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर वो सरकारी लॉयर गार्गी को डांट कर भगा देता है। अब दूसरे दिन गार्गी आकर इंद्रांस से भानु प्रकाश से बात करने को कहती है, तो इंद्रांस कहता है कि वो तो एक जूनियर लॉयर है और वो उसकी नहीं सुनेंगे। तब गार्गी उससे पूछती है कि अब उसका केस कौन लड़ेगा, जिस पर इंद्रांस कहता है कि जो लॉयर एसोसिएशन के रूल्स को नहीं मानता हो वो इस केस को लड़ सकता है। ये सुनकर गार्गी वहां से चली जाती है। अब इसी बीच रास्ते में गार्गी को उसका मंगेतर मिलता है, जो उसे यहाँ से अपने साथ बेंगलोर जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर ये शादी कर लेंगे, क्योंकि अब वो भी पूरी सच्चाई जान चुका था। गार्गी उससे कहती है कि इन सब में वो अपने पापा को ऐसे छोड़ के शादी नहीं कर सकती और जब तक उसके पापा जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो शादी में नहीं करेगी। ये बोलकर गार्गी वहां से अपने घर चली जाती है। खैर, अब रात में गार्गी के घर इंद्रांस आता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके पापा का केस लड़ सकता है। ये सुनकर गार्गी तुरंत मान जाती है। खैर, अब अगले दिन गार्गी जब स्कूल जाती है तो स्कूल वाले गार्गी को उसके पापा के केस की वजह से स्कूल से निकाल देते हैं। इधर इंद्रांस गार्गी के पापा का केस लड़ने के लिए इस केस के अच्छे से जांच करता है और बहुत सारे क्लू इकट्ठा करता है। खैर, जब ये बात भानु प्रकाश को पता चलती है कि इंद्रांस गार्गी के पापा का केस लड़ रहा है, तब भानु उसे ये केस लड़ने से मना करता है और कहता है कि अगर उसने ये केस लड़ा और अगर वो ये केस हार गया तो उसकी बहुत बदनामी होगी और उसका करियर भी खराब हो जाएगा। वैसे भी उसका ये पहला केस है तो उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर इंद्रांस भानु की एक भी नहीं सुनता और वो वहां से चले जाता है। खैर, अब अगले दिन कोर्ट में गार्गी के पापा के केस की हियरिंग होती है, जहां इंस्पेक्टर बेनिक्स जज को पूरा इंसिडेंट बताता है कि उसने किस सबूत पर गार्गी के पापा को अरेस्ट किया था। दरअसल जिस बिल्डिंग में वो 9 साल की बच्ची रहती थी, वही के ऊपर वाले फ्लैट में अशोक नाम का एक आदमी भी काम करता था और उस फ्लैट के मालिक के पास एक कुत्ता था और अशोक हर रोज शाम 5:30 बजे कुत्ते को घुमाने ले जाता था। लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट में पालतू जानवर अलाउड नहीं थे, इसलिए अशोक कुत्ते को सीढ़ियों से ले जाया करता था। वही उस बच्चे को कुत्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो रोज शाम को 5:30 बजे कुत्ते से खेलने आया करती थी। एक बार अशोक ने देखा कि लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और विक्टिम यानी बच्ची अपने पापा को बताए बिना ही कुत्ते से खेलने आया करती थी। जिसके बाद अशोक ने ये बात अपने बाकी के 3 दोस्तों को बताई, जो आसपास में ही काम करते थे। इसके बाद वो सब इस मौके का फायदा उठाने की सोचने लगे और ये लोग उस बच्ची का रेप करने का प्लान बनाते हैं। फिर अगली शाम 5:30 बजे टीम कुत्ते के साथ खेलने आई। ये तो प्लान के मुताबिक उन लोगों ने उसे बेहोश करके बारी बारी से उसका रेप किया और जब अचानक किसी ने
चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो वहाँ से भाग गए। आगे इंस्पेक्टर बताते हैं कि अगले दिन विक्टिम के फादर की कंप्लेंट के बाद उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया और यहाँ उसके टेस्ट करवाए। फिर जब उन आरोपी को पता चला कि ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी है तो अशोक और उसके तीनों दोस्त वहां से भाग गए। जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम बनाई, जहां पता चला कि वो लोग तो उड़ीसा में छुपे हैं। फिर इंस्पेक्टर ने उड़ीसा की पुलिस की मदद से उन्हें खुर्दा रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया और उन्हें चेन्नई ले आए। यहाँ इंस्पेक्टर ने विक्टिम की स्वैब टेस्ट और डीएनए सैंपल को मैच किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने बच्ची से आइडेंटिटी परेड करवाया, जहां बच्ची ने उन्हें चारों आरोपियों को पहचान लिया था। लेकिन उस परेड के बाद विक्टिम ने अपने पापा के कान में कुछ कहा। तब जाकर हमें पता चला कि इस केस में और एक अपराधी शामिल है। जिसके बाद उसने फिर से इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया, जहां उसे पता चला कि गार्गी के पापा ब्रह्मानंद ने विक्टिम को उस दिन घर पहुंचाया था। इंस्पेक्टर बताता है कि जब ब्रह्मानंद विक्टिम को घर लेकर गए तब 6:30 बज रहे होंगे, लेकिन जब चारों आरोपी रेप करके भागे तब 6 बज रहे थे। तो उन आधे घंटे तक ब्रह्मानंद उस बच्ची के साथ जो कि गड़बड़ लग रहा था। जिसके बाद उसने फिर से विक्टिम का सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड कराया। तब विक्टिम ने ब्रह्मानंद को पहचान लिया। खैर, अब इंद्रांश इंस्पेक्टर से सवाल करता है कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान क्या हुआ था। इस पर इंस्पेक्टर बताता है कि उस दौरान उसने पांचों आरोपी को वहां बुलाया, जिसमें विक्टिम ने पहले उन चारों आरोपी को पहचाना और फिर से बेहोश हो गई। और जब इन्होंने उसके पिता को पूछा तो उन्होंने कहा कि विक्टिम ने सुबह से उसकी दवाई नहीं। जिसके बाद मैंने उससे मेडिसिन का नाम पूछकर ड्राइवर से लाने को कहा, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा ड्राइवर भी सेम वही मेडिसिन लेता है। तभी मैंने विक्टिम के फादर से कंफर्म करके उसे वो मेडिसिन खिला दी और कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद विक्टिम ने आरोपी ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया और ये सब सुनकर इंद्रांश उसे उसके ड्राइवर की उम्र पूछता है। तो इंस्पेक्टर बताता है कि रिपोर्ट में तो 45 साल लिखी है। फिर इंद्रांश पूछता है कि उसने जो बच्ची को स्ट्रेस की मेडिसिन दी थी उसका डोज क्या था। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब इंद्रांश जज को कहता है कि बच्ची की बर्बिट्रेट दिया गया था, जो कि मेडिकल स्ट्रेस की परेशानियों के लिए यूज होता है। जो मेडिसिन एक 45 साल का इंसान ले रहा है, वैसे मेडिसिन एक 9 साल की बच्ची नहीं ले सकती। ये उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर डोज थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद कोर्ट में एक मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में ये सभी सही बताता है। अब जज उससे पूछते हैं कि अगर किसी इमरजेंसी में इसका एडल्ट डोज एक बच्ची को दे दिया जाए तो क्या होगा। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट बताता है कि किसी भी सिचुएशन में एडल्ट का डोज नहीं दिया जाता। अगर दे भी दिया जाए तो उसके लिए वो ओवरडोज हो जाएगा और इसके ही कारण पेशेंट का कंसंट्रेशन लेवल लूज हो सकता है और उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा और डिसीजन लेने में भी उसे कई तरह की दिक्कत आ सकती है। अब ये सुनने के बाद जज विक्टिम के सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड को, जिसमें विक्टिम ने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई 7 दिन का टाइम देती है और साथ ही साथ जज ये भी कहती है कि आइडेंटिफिकेशन परेड उसके सामने ही होगी। खैर, अब इसके बाद मार्गी और इंद्रांश ब्रह्मानंद से मिलने जेल जाते हैं। यहाँ पर गार्गी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। इंद्रांश अब ब्रह्मानंद से उस दिन के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जहाँ ब्रह्मानंद बताता है कि जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तब सीढ़ियों पर मैंने उस बच्ची को देखा और ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। जिसके बाद मैंने उस बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। तब इंद्रांश ब्रह्मानंद से पूछता है कि उस बच्ची को घर पे लेते जाते समय उसे किसी ने देखा था क्या। पर ब्रह्मानंद कहता है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सीढ़ियों से नहीं आता जाता, इसलिए उसे किसी ने भी उस बच्ची को घर ले जाते हुए नहीं देखा था। तब इंद्रांश ब्रह्मानंद से पूछता है कि रोज तो वो 6 बजे घर तक चले जाते हैं, तो उस दिन 6:30 बजे तक वहां पे क्यों रुके रहे। तो ब्रह्मानंद बताता है कि उसके दोस्त की बेटी यानी कि सैंड्रा को लड़के वाले देखने आने वाले थे और उसके पिता ने उस दिन छुट्टी लेकर रखी थी, इसलिए मुझे उस दिन नाइट शिफ्ट भी करनी थी और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, क्योंकि अगली शिफ्ट शुरू होने में थोड़ा टाइम रह गया था। खैर, अब यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गार्गी जब छोटी थी तब उसके घर उसके स्कूल टीचर उसे ट्यूशन देने आते थे और वो गार्गी को फ्री टाइम में पढ़ाते थे।
लेकिन उस टीचर की शुरू से ही गार्गी पर गंदी नज़र थी। वो स्कूल में भी गार्गी को गंदी नज़र से देखा करते थे। इस तरह जब एक दिन वो स्कूल टीचर गार्गी को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है तो उसकी माँ कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। तब वो स्कूल टीचर इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और जिसके बाद वो गार्गी को अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गार्गी के पापा आकर ये सब देख लेते हैं, जिसके बाद वो उसे धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आज के बाद उसने उसकी बेटी के ऊपर गंदी नज़र डाली तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद ब्रह्मानंद गार्गी को समझाते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आए तो वो सबसे पहले उन्हें याद करेगी, उसमें हिम्मत आ जाएगी और इसीलिए गार्गी अपने पापा के लिए लड़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा निर्दोष है और वो ऐसी कोई भी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर, अब अगले दिन इंद्रांश गार्गी के पापा के केस की जांच के लिए सबसे पूछताछ करता है। फिर वो सैंड्रा के पापा से भी पूछता है कि उन्होंने उस दिन छुट्टी क्यों ली थी। तब सैंड्रा के पापा कहते हैं कि उस दिन सैंड्रा को लड़के वाले देखने आ रहे थे, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली थी। आप सबसे पूछने के बाद भी उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है, जिसके बाद गार्गी और इंद्रांश बच्ची के घर जाते हैं और गार्गी बच्ची के पापा से कहती है कि वो एक बार बच्ची से बात करना चाहती है, क्योंकि उसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। तब वो कहते हैं कि मेरी बेटी उस दिन के हादसे से काफ़ी डरी हुई है। जब उसकी बेटी बहुत छोटी थी तो तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और तब से मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया, माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, लेकिन आज वो मेरे पास भी आने से डर रही है। खैर, इसके बाद बच्ची के पापा गार्गी को अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्ची का भाई आकर गार्गी को देखकर उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद गार्गी और इंद्रांश वहाँ से चले जाते हैं और गार्गी को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे वो अपने पापा को बेगुनाह साबित कर सके। साथ ही जज के दिए हुए 7 दिन भी खत्म हो जाते हैं। अब अगले दिन ब्रह्मानंद के केस की कोर्ट की हियरिंग होती है, जहाँ कोर्ट में उस बच्ची से ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तभी इंद्रांश वहाँ पर कोर्ट में एक सबूत पेश कर और वो कोर्ट में एक वीडियो पेश करता है। अक्सर ये वीडियो उसी दिन का होता है जब ये लोग उनसे मिलने गए थे और इंद्रांश ने चुपके से उनकी वीडियो बना ली थी। उस वीडियो में विक्टिम के पापा ये कहते हैं कि उसकी बेटी छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जा रही है और उस दिन उसकी बेटी क्रिमिनल को पहचान नहीं पा रही थी जिन लोगों ने उसका रेप किया था, और फिर बच्ची के पापा ने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी हेल्प की थी। साथ ही उस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि विक्टिम के पापा ये भी कहते हैं कि कोर्ट में अगली हियरिंग में भी अपने बेटी की आइडेंटिफिकेशन करने में वो उसकी मदद करेंगे। अब ये सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाती है कि आज आइडेंटिफिकेशन के दौरान विक्टिम अकेली ही रहेगी, जिसके बाद कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है, जहां पर ब्रह्मानंद को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर बच्ची को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। अब बच्ची की आवाज़ सुनकर उसके पापा अंदर आकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ये सब देखने के बाद कोर्ट को ब्रह्मानंद के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से ब्रह्मानंद को कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाती है। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उन्हें पुलिस स्टेशन आकर रोज़ हाजिरी देनी होगी। साथ ही जज इंद्रान से भी ये कहती है कि ब्रह्मानंद को सिर्फ बेल मिली है, वो अभी तक निर्दोष साबित नहीं हुआ है, इसलिए अगर आगे कभी विक्टिम ब्रह्मानंद को पहचान लेती है तो उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा। खैर, अब इसके बाद गार्गी अपने पापा को अपने साथ घर लेके आती है, जहां घर आने के बाद उसके पापा ये शहर छोड़ने की बात करते हैं। तब गार्गी कहती है कि उन्हें रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी होगी और वो कहते हैं कि इस केस खत्म होने तक हमें यहाँ पे ही रुकना होगा। ये सुनकर ब्रह्मानंद उदास हो जाते हैं और क्योंकि वो तो अब इस शहर में नहीं रुकना चाहते। खैर, अब इसी बीच वहाँ पर सैंड्रा के पापा ब्रह्मानंद से मिलने उसके घर आते हैं, जिसके बाद वो ब्रह्मानंद को अपने साथ बाहर ड्रिंक कराने ले जाते हैं ताकि उनका मूड ठीक हो सके। फिर कुछ देर बाद सैंड्रा के पापा ब्रह्मानंद को वापस घर छोड़ देते हैं, जहाँ गार्गी उनसे सैंड्रा के बारे में पूछती है। तब सैंड्रा के पापा बताते हैं कि सैंड्रा ने पहले हफ्ते अपने दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने सैंड्रा के लिए अच्छा रिश्ता देखा था, पर वो सैंड्रा को देखने भी आए थे, लेकिन सैंड्रा ने उनके सामने बोल दिया कि वो तो किसी और से ही प्यार करती है और उसी से शादी भी करेगी, जिससे सबके सामने उनका सर झुक गया।
फिर वो कहते हैं कि उसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और फिर मैंने अपनी बेटी को खूब मारा। तब ये सुनकर गार्गी कहती है कि सैंड्रा ने जो किया वो गलत था, लेकिन उन्हें भी मारना नहीं चाहिए था। अगर वो उसे बिठाकर समझाते तो शायद वो समझ जाती। इस पर सैंड्रा के पापा गार्गी से कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे पापा ने भी मुझे ये बात समझाई थी, लेकिन उस दिन मैं नशे में था, तो मैं सैंड्रा को जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे समझाया और शांत करवाया और नशा उतारने तक मुझे उसी अपार्टमेंट में रहने के लिए कहा, जिसके बाद मैं वो अपार्टमेंट में ही सो गया था। अब ये सब सुनकर गार्गी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके पापा ने तो कहा था कि उस दिन सैंड्रा के पापा को छुट्टी थी। पर अब ये जानकर गार्गी सैंड्रा के पापा को उस दिन जो कुछ भी हुआ उस सब सच सच बताने के लिए कहती है। तब सैंड्रा के पापा गार्गी को बताते हैं कि उस दिन मैं काफी नशे में था, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझे ऊपर टेरेस पर एक लिफ्ट के कमरे में सोने के लिए बुलाया था, और जब मैं सीढ़ी ऊपर जा रहा था तब मैंने उस बच्ची को सबसे पहले ऐसी हालत में देखा था, जिसके बाद मैंने तुरंत ये बात जाकर तुम्हारे पापा को बताई थी, और तुम्हारे पापा ने मुझे लिफ्ट रूम में सोने के लिए कहा था, क्योंकि मैं नशे में था, इसलिए मैं भी सो गया। इसके बाद तुम्हारे पापा उस बच्ची को उसके घर पर पहुंचा दिया, और अगले दिन जब अपार्टमेंट से मैं निकल रहा तब तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल करके कहा था कि अगर कोई भी इस बारे में पूछे तो वो बोल देना कि तुम घर पर थे और तुम्हारी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। अब ये सब जानकर गार्गी को अपने पापा पर शक होता है। खैर, अब अगले दिन गार्गी सच जानने के लिए विक्टिम के घर जाती है और उसे अपने पापा की फोटो दिखाकर उस बच्ची से पूछती है कि क्या ये वही आदमी था जिसने उसके साथ रेप किया था। ये सुनकर विक्टिम हाँ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब सच जानकर गार्गी भी रोने लगती है, यानी वो पांचवा अपराधी गार्गी के पापा ही थे। जिसके बाद गार्गी अगले दिन बच्ची को कोर्ट में ले जाती है, जहां पर बच्ची ब्रह्मानंद को देखकर आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद ब्रह्मानंद को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद ब्रह्मानंद अपनी बेटी गार्गी से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन गार्गी उन्हें बिना देखे ही वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पापा ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा भी आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।